कल हमने यानी पिछली बार चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके उत्तराधिकारी जो थे समुद्रगुप्त, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। समुद्रगुप्त, अब इस राजा की जो प्रमुख जो विशेषता होती, यानी कि किस चीज़ में विश्वास करता था, तो वो था साम्राज्यवाद। अब साम्राज्यवाद के अंदर क्या होता था कि आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको जीतना और अपने राज्य में मिलाना। तो ये जो विजय की जो नीति जो थी, ये समुद्रगुप्त की थी। दूसरी बात हम देखते हैं राजाओं के बारे में, तो इनके दरबार में एक कवि थे और उस कवि का नाम था हरिसेन। और ये हरिसेन जो थे, इन्होंने इनकी सैनिक सफलताओं, किसकी सैनिक सफलता? समुद्रगुप्त की सैनिक सफलता, इसका वर्णन कहाँ क्या किया है? इलाहाबाद प्रशस्ति के अभिलेख में किया गया है। और ये जो इलाहाबाद जो प्रशस्ति अभिलेख जो है, यहीं पर अशोक के अभिलेख जो है वो भी लिखे हुए हैं। अब दोबारा ध्यान देना, छोटा सा प्रश्न आ सकता है कि समुद्रगुप्त की नीति कौन सी है? तो साम्राज्यवाद या दिग्विजय की नीति थी। उनके दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन थे। ठीक है, उन्होंने उनकी सैनिक सफलताओं का विवरण कहाँ किया था? इलाहाबाद प्रशस्ति में किया था। अब ध्यान दीजिए, इनके द्वारा जो जीते हुए क्षेत्र जो थे उनको हम 5 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, पहला भाग कौन सा है? गंगा यमुना का 2 भाग, यानी गंगा और यमुना जो नदियां हैं उनके बीच का जो भाग जो है, ये उनके राज्य के अंदर आता था। पूर्वी हिमालय के राज्य, पूर्वी विंध्य क्षेत्र के आठविक राज्य, आर्टिक मतलब जो जंगल वाले क्षेत्र जो होते हैं, मध्य प्रदेश के पास वाले क्षेत्र जो होते हैं वो वाले भाग, पूर्वी दक्कन व दक्षिण भारत के राज्य, और शक एवं कुषाण राज्य, जिन राज्यों के ऊपर शक और कुषाण जातियों के अधिकार थे वो राज्य। तो ये जो 5 भाग जो है, इनके अंदर इनका साम्राज्य जो था वो बंटा हुआ था। और हमें क्या जानकारी मिलती है इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार, कि वह कभी भी युद्ध में नहीं हारे थे। जब भी कोई भी युद्ध उन्होंने लड़ा था, उस युद्ध के अंदर वो हारे नहीं थे। उनके पास एक नौसेना भी थी, यानी जहाज की सेना भी उनके पास में थी। अश्वमेध यज्ञ जो है वो भी उनके द्वारा किया गया है। इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? सिक्कों से मिलती है, जिनके ऊपर अश्वमेध पराक्रम नाम से जो है लिखा हुआ है। कवि भी थे, संगीत में भी निपुण है, कई जगह उन्हें वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। अब ध्यान देना, ये कौन से भगवान के भक्त थे? तो ये भगवान विष्णु के भक्त थे, लेकिन और भी जो दूसरे धर्म है उनका भी ये आदर करते थे। ऐसी बात नहीं केवल भगवान विष्णु को ही मानते हैं, अन्य धर्मों को भी बराबर सम्मान देते थे। अब अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय। यहां ध्यान दीजिए, द्वितीय आ रहा है। अब द्वितीय यहाँ पर है, विक्रमादित्य नाम, इसमें भी द्वितीय है। इसका मतलब क्या हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली हुई थी। क्यों मिली थी? शकों से ये जीते थे, शक जाति के लोगों को इन्होंने हराया था, बाहरी आक्रमण करने वालों को, इसलिए इन्हें जो है विक्रमादित्य की उपाधि मिली हुई है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये समुद्रगुप्त जो थे इनके बेटे थे। देवराज और देवगुप्त नाम जो है ये भी इनका मिलता है। जैसे समुद्रगुप्त जो था उसने अपनी ताकत के द्वारा, अपने साम्राज्यवादी नीति के द्वारा जो है अपने क्षेत्र को बढ़ाया था, उसी प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसने क्या किया था कि विवाह संबंध किए थे बहुत सारे राजाओं के साथ में, और अपनी शक्ति को बढ़ाया था, और विजय के द्वारा जो है, युद्ध के द्वारा जो है अपने साम्राज्य को बढ़ाया था। एक बात और आती है कि इनकी जो एक बेटी भी थी, पुत्री, जिसका नाम था प्रभावती, वाकाटक राजा के रुद्रसेन से कर दिया था। तो रुद्रसेन के साथ जो है अपनी बेटी का विवाह कर दिया था। लेकिन ये रुद्रसेन जो है ये ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। और जब इनका बेटा जो होता है वो छोटा होता है, उस समय इन प्रभावती जो होती है वो उसको गद्दी पे बिठाकर वास्तविक शासन बन गई थी, यानी वो शासन को संभाल रही थी, लेकिन बच्चा जो था वो छोटा था। अब चंद्रगुप्त ने और क्या किया था? तो मालवा, मध्य प्रदेश वाला भाग और गुजरात को भी जीता था। उज्जैन को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था, यानी पाटलिपुत्र उसकी प्रथम राजधानी थी,
और द्वितीय राजधानी जो थी उज्जैन, जो मध्य प्रदेश के अंदर है, इसे बनाया था। तो अब इसमें दो तीन बातें महत्वपूर्ण आती है। पहली बात तो ये आती है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या उपाधि मिली हुई थी? विक्रमादित्य की उपाधि मिली हुई थी। ठीक है। इनकी बेटी क्या नाम था? प्रभावती था। दो बातें। और किन नाम से इनको जाना जाता है? देवराज और देवगुप्त के नाम से भी जो है इनको जाना जाता है। कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय। अब ध्यान देना, इनके बारे में जो महत्वपूर्ण जो बात जो है वो केवल एक ही है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है उनके ये संस्थापक थे। महत्वपूर्ण बस एक ही प्रश्न आएगा, आएगा छोटा तो, कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय जो थे वो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। दूसरी बात जो है, इनका जो साम्राज्य जो है ये सौराष्ट्र से लेकर जो है बंगाल तक जो है इनका साम्राज्य जो था वो फैला हुआ था, और पुष्य मित्र के विद्रोह का सामना भी इनको करना पड़ा था। लेकिन मुख्य बात एक ही है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय। अब इनके बाद अगला जो है स्कंदगुप्त है। अब ये बड़े बेटे नहीं थे, फिर भी ये राजा बने थे कुमारगुप्त के। अब इसकी जानकारी किससे मिलती है हमें? किस चीज़ की? कि हमने जब मौर्य वंश के बारे में पढ़ा था तो चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है। उसने जो है एक झील थी सुदर्शन झील, इसका निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय के अंदर। और इस झील की मरम्मत का कार्य यानी वापस उसे ठीक करने का कार्य, जीर्णोद्धार का कार्य जो है ये स्कंदगुप्त के द्वारा किया गया था। और ये जानकारी हमें कहाँ मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख के अंदर। जूनागढ़ जो है गुजरात के अंदर एक स्थान है, उस अभिलेख से जो है हमें ये जानकारी मिलती है कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार जो है ये स्कंदगुप्त ने कराया था। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, प्रश्न आ सकता है हमारे कि जूनागढ़ अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो हम लिखेंगे कि स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। अब ध्यान दीजिए, जूनागढ़ अभिलेख में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि हुनों के से जो है जूझना पड़ा था, कि हुन जाति के जो जाति जो थी उससे भी स्कंदगुप्त जो था उसकी लड़ाई होती है, और आखिर के अंदर जो है हुनों को जो है पराजित भी कर देते हैं। तो इस प्रकार से देखो, एक तो उन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया है, दूसरा विदेशी जाति जो थी हुन जो थी उनको हराने का काम भी जो है स्कंदगुप्त के द्वारा किया गया था। अब सांस्कृतिक उपलब्धि यानी उस समय के अंदर क्या क्या जो है संस्कृति के अंदर जो परिवर्तन हुए थे उनके बारे में जो है हम पढ़ेंगे। अब याद दीजिए कि ये जो गुप्त राजा जो थे वो मुख्य रूप से वैष्णव धर्म यानी भगवान विष्णु को मानने वाले थे। ठीक है। लेकिन दो राजाओं के नाम है समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम। इन्होंने जो है अन्य धर्मों को भी जो है प्रोत्साहन दिया था। ऐसा नहीं कि केवल भगवान विष्णु को मान रहे थे, जैसे वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनको भी प्रोत्साहन दिया था। अश्वमेध यज्ञ भी जो है इनके द्वारा किए गए थे। अब पहले जब हमने जो पढ़ा था चंद्रगुप्त जो द्वितीय जो था उसके समय में एक विदेशी यात्री जो है फाहियान, ये भारत के अंदर आता है। तो फाहियान जो है विदेशी यात्री जो है फाहियान, ये भारत के अंदर आता है। और इस फाहियान के द्वारा जो है क्या जानकारी मिलती है हमें, वो उसके द्वारा जो भी विवरण दिए गए हैं उनके बारे में जान देंगे कि साम्राज्य जो था वो सुशासित था, अच्छा प्रकार से शासन चल रहा था, कोई तरह की बुराइयां नहीं थी। अपराध जो थे वो बहुत ही कम होते थे, ना के बराबर। और जनता के ऊपर जो कर एंड टैक्स जो है ये भी बहुत कम लिए जा रहे थे। अब ध्यान देंगे, गुप्त काल के अंदर जितने भी राजा के जो भी मंत्री वगैरह जो थे, जितने भी आय व्यय के जो संबंधित लेख वगैरह जो थे, उन्हें जिस भाषा में लिखा जाता था यानी राजकाज की जो भाषा जो थी वो संस्कृत थी। तो राजकाज की भाषा क्या थी? संस्कृति। अब एक छोटा सा प्रश्न हमारे आ सकते हैं, बहुत सारे जो लेखक वगैरह जो है उनके नाम आए हैं, तो उनकी किसी एक रचना का नाम देखकर उनके बारे में पूछ सकते हैं। जैसे आ सकता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो है नाटक के रचयिता कौन है? तो कालिदास है। रघुवंश महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो कालिदास है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, महाकाव्य ये दोनों कालिदास के द्वारा लिखे गए हैं। मृच्छकटिकम नाटक है कि इस नाटक के लेखक कौन है? तो हमें उत्तर देना होगा शूद्रक।
मृच्छकटिकम नाटक के लेखक कौन है? शूद्रक है। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक जो थे विशाख दत्त थे। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है, आने की संभावना रहती है कि मुद्रा राक्षस नाटक जो है उसके लेखक कौन है? तो विशाख दत्त जो है ये इसके लेखक है। और अमर सिंह जो थे कोसकार जो थे ये भी गुप्त काल में ही हुए, यानी गुप्त काल के अंदर ये जो है कालिदास हुए, शूद्रक हुए, विशाख दत्त हुए, अमर सिंह हुए, ये प्रमुख रूप से लेखक जो थे उस समय के अंदर थे। जो हम वर्तमान में जो रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, मनु संहिता पढ़ते हैं, ये भी अपने वर्तमान स्वरूप में जो है गुप्त काल के अंदर ही आई थी। गुप्त काल के अंदर ही जो है इन सब का जो है कार्य शुरू हो गया था। अब इस समय में कौन कौन से जो है ज्योतिष जो थे, गणितज्ञ जो थे गुप्त काल के अंदर थे? तो आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त ने गणित तथा ज्योतिर्विज्ञान है, ज्योतिष के अंदर जो है बहुत बड़ा योगदान जो है इस समय में दिया था। हमारे जो दशमलव प्रणाली जो है भारतीयों की देन जो थी, ये जो प्रणाली जो थी ये शुरुआत में हमारे द्वारा जो है अरबों तक गई थी, और अरबों से जो है ये पूरे विश्व के अंदर जो है ये फैली थी। तो ये भी हमें ध्यान देना है कि हमारी जो ये कला जो है दशमलव पद्धति जो है गणित की, ये पहले भारत में आई, भारत से ये बाद में अरब देश के अंदर गई, और अरब देश से पूरी दुनिया के अंदर गई थी। अब उस समय के अंदर जो चीज़ें बनी हुई थी, जैसे वास्तुकला है, चित्रकला है, धातुकला है, इन धातुओं से चीज़ें बनती थी, इनके कई जगह अवशेष मिले हैं, जैसे झांसी है, कानपुर है, अजंता की गुफाएं हैं। यहाँ पर इस प्रकार की कई पुरानी वस्तुएं जो मिली है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, अच्छी है। दिल्ली में स्थित लोह स्तंभ, नालंदा में 80 फीट ऊंची बुद्ध की तांबे की मूर्ति, सुल्तानगंज में स्थित 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की जो है तांबे की प्रतिमा मिली है। तो इससे पता चलता है कि उस समय के अंदर जो है गुप्त काल के अंदर जो है चित्रकला है, धातुकला है, वास्तुकला की कितनी जानकारी थी, कितने लोग गणित के अंदर, ज्योतिष के अंदर जो है उस समय विद्वान लोग जो है उस समय हुए थे, कितने जो महाकाव्य वगैरह जो है उनकी रचना जो है उस समय हुई थी। रामायण है, महाभारत है, इनकी रचना भी जो है गुप्त काल के अंदर हुई थी। इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारियाँ जो है हमें गुप्त काल के अंदर मिलती है, और गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है भारत का। तो इस पूरे लेसन को आप जो है अच्छे से पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है अच्छे से याद करेंगे, और प्रश्न उत्तर जो दिए जाते हैं उन्हें आप जो है कॉपी में करेंगे। पहले दिए हुए हैं और भी प्रश्न देंगे, तो कॉपी में जो है अपना कार्य जो है पूरा होना चाहिए। धन्यवाद।